सो हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 6 का फिनेंशियल रिपोर्टिंग का नेक्स्ट क्लास। स्क्रॉलर में आ जाओ, पेज नंबर 121। जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसका नाम है स्क्रॉलर, पेज नंबर 121, सब नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट सम, एग्जाम व्यू पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क दे दो। इसमें आज में हम लोग कुछ नया नया एडजस्टमेंट सीखेंगे, ठीक है। हाँ, समरी दे देंगे, सब याद आ जाएगा भैया, ये सब ध्यान से करना, सब याद आ जाएगा। तो लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? हम लोग का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 चीज आता है, ठीक है। हम लोग ने ऑडिट में पढ़ा होगा, ऑडिट हम लोग का फेवरेट सब्जेक्ट था फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें 5 चीज आता है उसमें पीएल आता है, बैलेंस शीट आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आता है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम लोग का सिलेबस में नहीं है, बाकी सब हम लोग को पढ़ना ही था। पीएल बैलेंस शीट हम लोग बनाए थे, नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग को आता है बनाने। कैश फ्लो स्टेटमेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है। हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो सबसे पहले देखो, डेटा में हम लोग को बैलेंस शीट एक ओपनिंग डेट का दिया है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब इस साल का ओपनिंग, और एक इस साल का क्लोजिंग डेट का दिया है। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग ओपनिंग दे दे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, हम लोग कैसे रीड करते हैं लाइन को, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं तो सबसे पहला डेट हम लोग को दिख रहा है 31 मार्च 2021 और नेक्स्ट डेट दिख रहा है 31 मार्च 2022। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिख रहा है। शेयर कैपिटल देखो कितना से कितना हो गया, चेंजेस देखो शेयर कैपिटल में, ये सारा फिगर्स ना रुपीस इन थाउजेंड्स है, मतलब 3 जीरो काट के दिया हुआ है, मतलब जो 200 लिखा हुआ है उसमें अगर हम 3 जीरो ऐड करेंगे तो 2 लाख होगा, ठीक है। मतलब ये 200,000 है, मतलब 2 लाख है। तो वो 250,000 है, दैट इज 2,50,000 है। वैसे ही सरप्लस, सरप्लस का मतलब ही होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, उसका नोट नंबर 1 में चेक करो। नोट नंबर 1 में जनरल रिजर्व का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएल, वही पीएल एप्रो का बैलेंस है, ठीक है, उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन दिया हुआ है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर बैंक लोन दिया है जिसका ओपनिंग 70,000 है बट क्लोजिंग नहीं पता, क्लोजिंग डैश, मतलब वो खत्म हो चुका है। क्लोजिंग में अगर डैश दिया है मतलब वो खत्म हो चुका है। सोचो अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग में ऐसे क्वेश्चन मार्क देता मतलब वो है, उसको निकालना है, और अगर डैश दे दिया है मतलब वो नहीं है, वो खत्म हो चुका है। तो बैंक लोन खत्म हो चुका है एट द ईयर एंड। फिर हम देख सकते हैं ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया हुआ है। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हेडिंग होता है, उसके अंदर टेंजिबल एसेट्स दिया है। देखो टेंजिबल एसेट्स का नोट में दिखेगा, लैंड बिल्डिंग है ओपनिंग क्लोजिंग, प्लांट मशीनरी है ओपनिंग क्लोजिंग। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल देखो इंक्रीज हो रहा है, पहले स्टार्टिंग में नहीं था, डैश दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क दिया रहता मतलब वो था, उसको मिसिंग फिगर निकालना पड़ता, बट अगर डैश दिया है इसका मतलब वो नहीं था, ठीक है। बट एंड में कितना गुडविल आ गया, 5,000 का गुडविल आ गया। इन्वेंट्री स्टॉक दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और बैंक का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में डिविडेंड ऑफ ₹23,000 वॉज पेड दिया हुआ है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में सीखा था कि प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होता है। प्रपोज डिविडेंड का अगर क्वेश्चन में 2 बैलेंसेस दिया रहे, प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट का रिवीजन कर लेते हैं। जो ओपनिंग बैलेंस है वही रेलिवेंट है, क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग इग्नोर कर देते थे, और ओपनिंग बैलेंस और प्रपोज डिविडेंड को ही हम लोग ऐड करते थे एनपीबीटी निकालते समय, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय, और इसको हम लोग फाइनेंसिंग में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको लेस भी कर देते थे। जो ओपनिंग बैलेंस और प्रपोज डिविडेंड रहता था उसी को हम लोग कंसिडर करते थे डिविडेंड पेड। तो यहाँ पे जो डिविडेंड पेड है डायरेक्टली दिया हुआ है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली डिविडेंड पेड दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर बी में लिखा है द फॉलोइंग एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी, दूसरे कंपनी का हम लोगों ने
एसेट्स परचेज किया है, वॉज परचेज फॉर अ कंसिडरेशन, बदले में हमने पेमेंट कैसे किया है, 50,000 का पेमेंट किया है शेयर्स देके। तो हमने एसेट परचेज किया है, क्या क्या एसेट परचेज किया, देखो स्टॉक परचेज किया है 20,000 का, मशीनरी परचेज किया है 25,000 का, और बदले में कंपनी ने पैसा पेमेंट नहीं किया, शेयर इशू कर दिया। तो शेयर इशू कर दिया तो सोचो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। कंपनी ने दूसरे कंपनी का एसेट परचेज किया, स्टॉक परचेज किया, मशीन परचेज किया, और बदले में कैश पेमेंट नहीं किया, शेयर से पेमेंट कर दिया। तो एक एक करके जो जो एसेट परचेज किए पहले वो डेबिट हो जाएगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 20,000। फिर मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी भी हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा बुक्स में, तो एसेट अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 25,000। एक लाइन का गैप छोड़ देंगे। टू शेयर कैपिटल, कंपनी ने शेयर इशू कर दिया दूसरा कंपनी को, वेंडर को जिससे खरीदा, कितने का शेयर इशू कर दिया, 50,000 का। तो देखो कितने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 5,000। ठीक है, ये जो शेयर कैपिटल है ना, इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एसेट उसने टेक ओवर किया, देखो एसेट कितने का टेक ओवर किया, कुल मिला के 45,000 का। मतलब हम सामने वालों को पेमेंट कितना कर रहे हैं, 50,000, और उससे सामान कितने का लेके आ रहे हैं, सिर्फ 45,000। तो हम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा पेमेंट हम क्यों कर रहे हैं, उसके गुडविल की वजह से। उस बिजनेस का गुडविल इतना अच्छा है कि हमको उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं नेट एसेट्स टेकन ओवर, नेटो, और इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो जब परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होता है और नेट एसेट टेकन ओवर कम होता है तो उसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं गुडविल। और जब उल्टा होता है, नेट एसेट टेकन ओवर ज्यादा रहेगा और परचेज कंसिडरेशन कम रहेगा, तो वो प्रॉफिट हो जाएगा परचेजिंग कंपनी के लिए, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग को गुडविल ही दिख रहा है। तुम देखो बैलेंस शीट में तुमको दिख रहा होगा, ओपनिंग में इंटेंजिबल एसेट्स का ओपनिंग में गुडविल नहीं था, बट एट द एंड ऑफ द ईयर गुडविल आ गया 5,000 का। तो वो यही गुडविल है जो कि बैलेंसिंग फिगर जर्नल एंट्री से आएगा। मतलब हमको वर्किंग नोट में बैलेंसिंग फिगर ये जर्नल एंट्री दिखाना पड़ेगा। अब सिद्धार्थ बताओ, जर्नल एंट्री तुमको बोर्ड पे दिख रहा है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। जैसे खाली तुमको अगर कोई स्टॉक का एंट्री पूछेगा तो एंट्री क्या बनेगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो गुडविल का एंट्री क्या बना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब जब गुडविल का अगर हम लोग लेजर बनाएंगे वर्किंग नोट में, तो गुडविल का लेजर में पोस्टिंग क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल। इतना ही हम लोग को समझना था, बाकी हम लोग वर्किंग नोट में इसको पूरा लिख के करेंगे। आगे लिखा है फर्दर मशीन परचेज किया, और मशीन परचेज किया, एडिशनल मशीनरी परचेज किया। ठीक है, देखो कुछ मशीन तो उसने परचेज किया ही था ऊपर में 25,000 का, जिसके बदले उसने कैश में पेमेंट नहीं किया था। तो ये वो मशीनरी है जो परचेज तो हुआ है पर इसके बदले कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। और चैप्टर का नाम क्या है, कैश फ्लो। तो जिस आइटम के कारण कैश का कोई इनफ्लो नहीं होगा, कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होगा, उसको कंसिडर करेंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब ये वाला मशीनरी को हम लोग कैश फ्लो में कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके कारण कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने मुझको मशीनरी दिया, हमने उसको क्लासेस करवा दिया, तो उसके कारण कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ, तो कैश फ्लो में नहीं आएगा। वैसे कंपनी ने मशीन परचेज किया, अपना शेयर इशू कर दिया, उसके कारण कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं आएगा। लेकिन जो फर्दर मशीन परचेज किया 25,000 का ड्यूरिंग द ईयर, और मशीन परचेज किया, ठीक है, ऊपर का 25 अलग है पॉइंट नंबर बी का, और पॉइंट नंबर सी का फर्दर मशीनरी परचेज अलग है। तो जो फर्दर मशीनरी परचेज किया 25,000 का, इसका क्या जर्नल एंट्री होगा, मशीनरी टू कैश बैंक, है ना। एसेट परचेज करेंगे तो एसेट डेबिट, और पेमेंट करना पड़ेगा तो कैश बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बैंक क्रेडिट। फिर बोल रहा है डेप्रीशिएशन रिटन ऑफ, मतलब जो डेप्रीशिएशन राइट ऑफ हो चुका है, राइट ऑफ होने का मतलब जो एसेट से हट चुका है, जिसने एसेट का वैल्यू को गिरा दिया है। बिल्डिंग पे कितना डेप्शन चार्ज किया हम लोग ड्यूरिंग द ईयर, 10,000, और मशीनरी पे कितना डेप्शन चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर, 14,000। इसके अलावा इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ 28,000। ड्यूरिंग द ईयर हमने इनकम टैक्स कितना पे किया, 28,000। एग्जाम देखो 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ,
1992, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन द कंटेक्स्ट मतलब इंडिया में थोड़ा उस समय शांति नहीं था। अच्छा, जो भी ये सब बात छोड़ते हैं, हम लोग बाकी का बातचीत करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 1.5 पेज का जगह छोड़ देंगे, 1.5 पेज। 1.5 पेज अपने हैंडराइटिंग के हिसाब से, ज्यादा लगे तो और ज्यादा ही छोड़ देना, तुम्हारा कॉपी कोई बोलने नहीं आएगा। ठीक है, 1.5 पेज से ज्यादा जगह छोड़ के सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्किंग नोट 1। अच्छा, पेपर लीक कर दे एग्जाम में, कैश फ्लो का सम आएगा ही आएगा 100%, और 15 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, 15 मार्क्स, और अलग से 5 मार्क्स का और आएगा, मतलब ये चैप्टर अपने आप में 20 मार्क कवर करता है। तो वर्किंग नोट 1 सबसे पहले बनाएंगे, लेजर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, इसके पीछे के क्लासेस में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत सारा छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स किया था, जो सब वर्किंग नोट करने में हम लोग को हेल्प करेगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम लोग कैश फ्लो का सेकंड क्लास में ही बनाना सीख लिए थे। डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लेना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सेमेस्टर 6 का, उसमें सारा क्लासेस अपलोड किया हुआ है। डेट पर्टिकुलर्स, चैनल का नाम वही है जो क्लास का नाम है। जर्नल फोलियो, अमाउंट। तो डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। अब स्टूडेंट का डाउट नहीं होना चाहिए, समय लाइन तो ड्रॉ करना ही है, इसमें अब क्या बताएं हम, लाइन तो ड्रॉ किया हुआ है, सबको दिख रहा होगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। देखो बैलेंस शीट में, देखो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन को ढूंढो। करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन को ढूंढो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था, 30,000, और एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो गया, 35,000। देखो 30.00 दिख रहा होगा, तो 30 में अगर 3 जीरो ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 30,000। तो ओपनिंग है 30,000 और क्लोजिंग है 35,000, ये एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो हम लोग लिखेंगे 2021 अप्रैल 1, अप्रैल का 1 तारीख। ठीक है, बिकॉज लास्ट ईयर एंडिंग था 31 मार्च 2021, तो ईयर बिगिनिंग होगा 1 अप्रैल 2021। तो लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना, 30,000। फिर लिख देंगे 2022 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी। अच्छा, कोई स्टूडेंट अगर चाहे कि यहाँ पे रुपीज इन 1000 लिख दें और इसको 30 लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, या फिर तुम 30 को 30,000 में कन्वर्ट कर लो, जैसा तुमको सुविधा लगे। टू बैलेंस सीडी 35,000, 35,000। तो हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बैठा दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया 30,000, और क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख दिया 35,000। तो बाई बैलेंस बीडी 30,000 और टू बैलेंस सीडी 35,000। अब सीधा आ जाओ लास्ट एडजस्टमेंट में, टैक्स के रिगार्डिंग जो लास्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। लास्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है, तो लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि टैक्स पेड कितना है, 28,000। अब देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स तो हमारा लाइबिलिटी है, जब हम लोग टैक्सेस पे करेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी बैलेंस कम हो जाएगा, तो ये जर्नल में डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, और पेमेंट करने से हमारा कैश या फिर बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री बन गया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, नीचे डैश दे के लिख देंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है, 28,000 है। तो बस अब इस लेजर को बैलेंसिंग करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर को बैलेंसिंग कर देंगे। ठीक है,
अब देखो इसका मीनिंग क्या है ये लेजर का। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास प्रोविजन में कितना बैलेंस था, कितना प्रॉफिट था, 30,000। उसमें से हमने कितना पेमेंट कर दिया, 28,000। तो 30 में से अगर 28 चला गया तो कितना बच गया, 2,000। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल कितना है हमारे पास, 35,000। तो ड्यूरिंग द ईयर पीएल से हमने नया प्रोविजन कितना बनाया, 33,000। 30,000 हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में प्रोविजन ऑलरेडी था, जो लास्ट ईयर का बना हुआ था पहले से। उसी में से हमने कितना पेमेंट कर दिया, 28,000। तो कितना बच गया पुराना में से, 2,000। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल कितना है, 35,000। तो नया प्रोविजन, फ्रेश प्रोविजन कितना बनाया हमने ड्यूरिंग द ईयर, 33,000। अब देखो प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इसलिए प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। और प्रॉफिट्स हम लोग कहां से खींचते हैं, पीएल से। पीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो कोई खाली पीएल बोलेगा, कोई स्टेटमेंट बोलेगा, एक ही बात है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्योंकि पीएल से प्रॉफिट्स खींचेंगे तो पीएल कम हो जाएगा, तो पीएल अकाउंट डेबिट। और प्रोविजन बढ़ाएंगे तो प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस, प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। इसलिए यहाँ पे बैलेंसिंग कर देंगे इस लेजर को 2022 मार्च 31। और जिनको ये सारा बात समझ में नहीं आया उनके लिए सिंपल है, जो हैवी साइड है उसको ऐड कर दो, 35 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 63। क्लास 11 का अकाउंटिंग ऐड कर दो, और जो लेसर साइड है उसको माइनस कर दो, तो 33 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, या फिर बाय पीएल लिखने से भी चलेगा। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल या फिर बाय पीएल, नीचे डैश देके ट्रांसफर बैलेंसिंग फिगर। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये लेजर बना लिया। ये लेजर बना के हमको पता चल गया कि ड्यूरिंग द ईयर पीएल से प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना ट्रांसफर हुआ था, 33,000। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वर्किंग नोट। इसको निकालने के लिए हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया था, इसका काम आएगा अभी वर्किंग नोट 2 में। तो अब बनाएंगे वर्किंग नोट 2। तो वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 1 के नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट 2, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टेटमेंट फॉर्म में निकाल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट नंबर 1 चेक करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस का। उसमें हम लोग को दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। हम लोग को पीएल का क्लोजिंग बैलेंस लेना है। ये सारा चीज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है पीछे के क्लासेस में, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना, 30.6। तो कैसे समझेंगे, कैलकुलेटर में टाइप करो 30.6 इंटू 1000 कर दो तो फिगर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर में टाइप करो 30.6 इंटू 1000 कर दो, क्योंकि देखो 3 जीरो काटा हुआ है, 3 जीरो मतलब 1000। तो ये 30,600 है। तो क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल 30,600। उससे हम लोग लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो कि कितना है, 30,000
500। तो क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल 30,600 लेस ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल 30,500। अगर रिवर्स होता, ठीक है, अगर क्लोजिंग 30,500 होता, ये 30,600 होता तो नेगेटिव आता, और क्या नेगेटिव आ जाता, तो ये 100 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 100, इसको हम लोग बोल देंगे इंक्रीज इन पीएल। क्योंकि ये फिगर पॉजिटिव है इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे इंक्रीज इन पीएल। आगे लिखना चाहो तो लिख दो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, तो फॉर्मेट अगर हम लोग देखते चले तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हम लोग ऐड कर देते हैं। देखो जनरल रिजर्व सरप्लस में नोट्स टू अकाउंट्स में जनरल रिजर्व ओपनिंग कितना दिख रहा था 50,000, 50 मतलब 50,000, और क्लोजिंग कितना दिख रहा है 60,000। तो ड्यूरिंग द ईयर जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ 10,000। तो लिख देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, 60,000 क्लोजिंग है, क्लोजिंग 60,000 माइनस ओपनिंग 50,000, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ रहा है 10,000। इसके अलावा देखो एक डिविडेंड पेड दिख रहा है, दिख रहा है डिविडेंड पेड। तो मान लेते कि यही प्रपोज हुआ था लास्ट ईयर, तो इसको हम लोग प्रपोज डिविडेंड बोल के लिख देंगे। ठीक है, तो 23,000 इसको हम लोग ऐड बैक कर देंगे। और अगर तुमको याद हो और क्या ऐड होता है, ऐड होता है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, और ऐड होता है इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड कहां मिलेगा, हमेशा एडजस्टमेंट में, इसमें नहीं है तो नील लिख देंगे। इंटरिम डिविडेंड नहीं है तो नील। तो इन तीनों आइटम को ऐड करके 10,000 और 23,000 और नील, इनको ऐड करके आ रहा है 33,000। तो 100 में 33,000 ऐड कर देने पे आएगा 33,100। इस 33,100 के सामने हम लोग लिख देंगे ये हम लोग का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हम लोग का आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है वर्किंग नोट में हम लोग निकाले थे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंसिंग फिगर। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर में वही था प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने फ्रेश क्रिएट किया था ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने ताज़ा ताज़ा कितना प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया था 33,000। तो उसको यहाँ पे हम लोग ऐड बैक कर देंगे। क्यों ऐड बैक कर रहे हैं, ये सब जो है बेसिक क्लासेस में कवर किया हुआ है, चेक कर लेना। प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट 1। तो वर्किंग नोट 1 में जो बाई पीएल बोल के आया 33,000, तो कुल मिला के आ रहा है 63,100। यही हो जाएगा नेट प्रॉफिट। अच्छा 66,100, 66,100। तो ये हो गया वर्किंग नोट 2 कंप्लीट। तो वर्किंग नोट 1 कंप्लीट, अब वर्किंग नोट 2 कंप्लीट। ठीक है, वर्किंग नोट 2 कंप्लीट। क्लियर। इसके बाद देखो वर्किंग नोट 3 भी बना लेते हैं साथ साथ। वर्किंग नोट 3 में हम लोग लिखेंगे
तो वर्किंग नोट 3 में लिखते हैं, पहले वर्किंग नोट 3 में ये जर्नल एंट्री लिख दो, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 25,000। पॉइंट नंबर बी में देखो, कंपनी ने ये फॉलोइंग एसेट्स परचेज किया दूसरे कंपनी से और बदले में कंसिडरेशन में क्या पे किया है, 50,000 पे किया है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, पेमेंट कैश में नहीं हुआ है। ये हम लोग वर्किंग नोट 3 में सीखेंगे गुडविल कैसे आया। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना से बढ़ गया, 50,000 से। तो डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो 5,000 है। ठीक है, क्लियर। अब वर्किंग नोट 3 के नीचे लिखो, इसके अंडर में लिखेंगे नोट, वर्किंग नोट 3 जो जर्नल एंट्री पास की है, बैलेंसिंग फिगर गुडविल आया, लिखो द अबव गुडविल इज परचेज गुडविल। ऐसा गुडविल को हम लोग परचेज गुडविल बोलते हैं, क्योंकि ये परचेज एसेट्स परचेज करते समय ये गुडविल अराइज हुआ है, which should have been considered in cash flow statement if the same was acquired, if the same was acquired through payment in cash। तो वर्किंग नोट 3 में हम लोग एग्जामिनर को ये लिख के समझा रहे हैं कि ये तो परचेज गुडविल है और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड होता अगर ये गुडविल हम लोग अक्वायर करते, परचेज करते और उसके बदले में कैश में पेमेंट करते, पर क्योंकि शेयर्स में पेमेंट कर रहे हैं इसलिए इसके कारण कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब वो बात है जो एग्जामिनर को तुमको लिख के बताना है। जो भी चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं होगा ये लिख के बताना है, यही तो एग्जाम होता है। ऐसा नहीं कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो क्यों ट्रीटमेंट नहीं होगा वो लिख के बताना है। तो वर्किंग नोट 1 हो गया, वर्किंग नोट 2 हो गया, वर्किंग नोट 3 हो गया। अब जाते हैं मेन सम में। मेन सम में जो 1.5 पेज का जगह छोड़े थे, टॉप मिडल में हेडिंग दे देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। टॉप मिडल में हेडिंग दे देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम नहीं लिखा हुआ है तो डॉट डॉट दे दो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट का कॉलम। पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट का कॉलम।
तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हम लोग पहला सम से ये हम लोग जो पूरा डिस्क्रिप्टिव सम जो हम लोग कर रहे हैं ये पहला सम से है, तो फॉर्मेट देख देके करना, फॉर्मेट लिखवा दिए थे, फॉर्मेट के हिसाब से करना। देखो फॉर्मेट में सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो हम लोगों ने वर्किंग नोट 2 में निकाल लिया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो उसको हम लोग सीधा सेकंड कॉलम में बैठा देंगे 66,100, सेकंड कॉलम में लिख देंगे 66,100। ये हो गया हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें हम लोग लिखेंगे ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये फॉर्मेट भी पूरा पीछे के क्लासेस में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये फॉर्मेट क्यों है कैसे है, एक एक चीज का डिटेल बताया हुआ है। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में देखो सबसे पहला आइटम आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो जैसा कि फॉर्मेट बोल रहा है कि नॉन कैश आइटम को ऐड कर दो, नॉन ऑपरेटिंग आइटम को ऐड कर दो, तो डेप्रीशिएशन क्योंकि नॉन कैश आइटम होता है। और एडजस्टमेंट नंबर डी में, डी से डेप्रीशिएशन और डी से एडजस्टमेंट नंबर डी में डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग हम लोग को दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग के ऊपर कितना डेप्रीशिएशन हुआ ये बता दिया, 10,000। तो इनर मोस्ट कॉलम, पहला कॉलम में लिख देंगे डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000, और मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रीशिएशन हुआ ये भी बता दिया, तो लिख देंगे डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, कितना डेप्रीशिएशन हुआ है 14,000। तो सबसे पहला काम क्या किए कि जो डेप्रीशिएशन जो कि एक नॉन कैश आइटम है, और जितना भी नॉन कैश आइटम है उसको ऐड कर देना है, जितना भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसको ऐड कर देना है। तो डेप्रीशिएशन को ऐड कर दिए, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी को ऐड कर दिए। अब जैसे देखो डेप्रीशिएशन ऐड हुआ है, वैसे ही डेप्रीशिएशन का छोटा भाई होता है अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल एसेट से देखो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का वैल्यू गिरता है तो उसके लिए टर्म होता है डेप्रीशिएशन। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट का वैल्यू गिरता है तो उसके लिए टर्म होता है अमोर्टाइजेशन। तुम देखो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स ब्रैकेट में गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है, ओपनिंग में नहीं था, क्लोजिंग में 5,000 आ गया, तो क्या ये अमोर्टाइजेशन हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो अमोर्टाइजेशन होता तो ऐड कर देते, बट इंक्रीज होगा तो कुछ नहीं करेंगे, और क्यों कुछ नहीं करेंगे इसलिए हम लोगों ने वर्किंग नोट 3 लिखा है। तो यहाँ पे कोई भी तरह का अमोर्टाइजेशन नहीं है। तो पहला आइटम होता है, 7 आइटम आता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में, फॉर्मेट में बता दिए थे। पहला होता है डेप्रीशिएशन, दूसरा होता है अमोर्टाइजेशन, तीसरा होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एडजस्टमेंट में देखो कहीं पे भी दिख रहा है कि हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा है? ऐसा कोई बात दिख रहा है एडजस्टमेंट में? नहीं दिख रहा है, और जब बेचा ही नहीं है तो प्रॉफिट लॉस का बात भी नहीं होगा। चौथा आइटम आता है फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ। तो फिक्टिशियस एसेट्स में टोटल 8 आइटम आता है। पहला आता है पीएल डेबिट बैलेंस, फिर आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिर आता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। नहीं लिखा है तो लिख लो, वही किताब में लिख लो, यहाँ पे लिख लो, कहीं पे ऊपर में लिख लो, ऊपर में लिख लो यहाँ पे लिस्ट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। कॉपी में कहीं पे भी लिख लो, नोट्स में कहीं पे लिख लो, जहाँ पे पीछे का नोट्स लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, लिस्ट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। उसमें पहला आइटम लिख लेना पीएल डेबिट बैलेंस, पीएल डेबिट बैलेंस।
लिस्ट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स में पहला आइटम लिख लो पीएल डेबिट बैलेंस, दूसरा लिख लो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पहला था पीएल डेबिट बैलेंस, दूसरा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरा लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, चौथा लिखो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट लिखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, DEFFERRED, डेफर्ड नहीं एक ही एफ होगा, DEFERRED, DEFERRED, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट लिखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। नेक्स्ट लिखो अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग तुम्हारा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था सेमेस्टर 5 में, अंडर राइटिंग कमीशन। और लास्ट लिखो, कितना आइटम हो गया, 7 हुआ ना, लास्ट लिखो शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो ये लिस्ट ऑफ फिक्टिशियस एसेट है, ऐसा कोई भी नाम दिख रहा है क्या बैलेंस शीट में कहीं पे भी, चेक कर लो, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो डेप्रिसिएशन को कंसीडर कर लिया, अमोर्टाइजेशन है नहीं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है नहीं, फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ है नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग चेक करेंगे क्या कोई नॉन करंट लायबिलिटी में डिवेंचर है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, या फिर बैंक लोन है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर डिवेंचर या बैंक लोन दिख रहा है तो उसका इंटरेस्ट को कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ पे बैंक लोन तो दिख रहा है 70,000, पर उसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इसलिए हम लोग अपने मन से कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर नहीं कर सकते, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी नहीं है। इसके अलावा इंक्रीज इन एनी प्रोविजन, कोई प्रोविजन में इंक्रीज हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स को छोड़ के दूसरा कोई प्रोविजन दिख रहा है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं दिख रहा है, अगर होता तो उसका इंक्रीज वाला पोर्शन ले लेते। इसके अलावा चेक करो कि क्या कोई डिबेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है प्रीमियम में, पहला बात ये दो है ही नहीं इस सब में, ना डिबेंचर है ना प्रेफरेंस शेयर्स है। तो अगर ये रिडीम होता प्रीमियम में तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स हम लोग ले लेते। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड का आइटम में टोटल 7 आइटम आता है। पहला होता है डेप्रीशिएशन, दोनों डेप्रीशिएशन ले लिए, दूसरा होता है अमोर्टाइजेशन, नहीं है, तीसरा होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नहीं है, चौथा होता है फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ, वो भी नहीं है, पांचवा में आता है प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स, वो भी नहीं है। उसके अलावा आता है हम लोग का इंक्रीज इन एनी प्रोविजन, वो भी नहीं है, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो भी नहीं है। तो 7 आइटम में से सिर्फ यही 2 आइटम था ऐड का, ठीक है। तो ये ऐड का बस 2 आइटम है, इन दोनों को ऐड करके हम लोग आउटर कॉलम में निकाल देंगे, ऐड का और कोई आइटम नहीं है। तो इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 24,000, इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 24,000, और ऊपर वाले के साथ ऐड कर दो, कितना आ रहा है 66 और 24 90,100, 90,100, ठीक है। 24,000 ऐड करना 90,100, इसके सामने कुछ नहीं लिखेंगे, 90,100 के नीचे लिखो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम या फिर आइटम, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो पहला बात तो ये क्लियर कर लो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमेशा तुम लोग को एडजस्टमेंट में दिखेगा, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है, देखो डिविडेंड पेड है ना, डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है, डिविडेंड पेड दिया हुआ है।
तो इस सब में कोई भी तरह का नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसको लिख देंगे लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम नील। तो फिर से आएगा 90,100। अब ये जो फिर से वाला अमाउंट है, ये फिर से वाला अमाउंट के सामने लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हम लोग का आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है। अब देखो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको बोलते हैं, चैप्टर में बोलते हैं इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद एक चैप्टर आएगा पूरा सेम चैप्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं, उसमें इसको बोलेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर किसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट किया हुआ है तो 99.99% उसका फंड फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। मतलब 4 सम्स कराते ही पूरा फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा, बाकी का सब होमवर्क सब बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है। बस कैश फ्लो स्टेटमेंट का सारा क्लास सही से किया होना चाहिए। और एग्जाम में कैश फ्लो और फंड फ्लो में ऑप्शन आएगा, ठीक है। और जहां ऑप्शन आएगा वहां पे तुम देखो एक सम तो थोड़ा टफ आएगा ही, एक आध एडजस्टमेंट घुमा देगा, क्लियर। तो ऑप्शन वाला सम में तुमको दोनों आना चाहिए। जब भी ऑप्शन वाला सम्स होता है हमेशा एक सम में थोड़ा ट्रिकी रहेगा और एक सम रिलेटिवली बहुत इजी रहेगा, स्टूडेंट उसको कैरी आउट कर सके। अब मान लो तुमने कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ तुम करके गए और उसी में थोड़ा टफ एडजस्टमेंट आ गया, हल्का ट्रिकी एडजस्टमेंट, कुछ हल्का नया आ गया, हल्का सा नया, और तुमने फंड फ्लो किया ही नहीं है, तो बस 15 मार्क्स चला गया। इसलिए तुमको दोनों आना चाहिए। तो ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसी को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इस सबको मिटा के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो 90,100 ये जो आया है इसी को हम ऊपर दोबारा लिख दे रहे हैं, यही वाला चीज को। ये हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो देखो इसी वाला चीज को स्लाइड करके ऐसा ऊपर लेके चले गए, ठीक है, स्लाइड करके ऊपर लेके चले गए, दोबारा से मत लिख लेना। तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखो क्या देखना है, सिर्फ करंट एसेट पे ध्यान दो और करंट लायबिलिटी पे ध्यान दो। सबसे पहला बात, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, कॉपी में लिख लिया था कि इस चैप्टर के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा करंट लायबिलिटी नहीं रहेगा, कैश बैंक हमारा करंट एसेट नहीं रहेगा। ये सब बात हम लोग बेसिक क्लास में प्रॉमिस कर चुके हैं। तो करंट एसेट से शुरुआत करते हैं। इन्वेंट्रीज देखो कितना से कितना हो गया, इन्वेंट्रीज कितना से कितना हो गया। तो अगर हम ध्यान से समझें, पहले हम लोग समझते हैं फिर हम लोग लिख के करेंगे। देखो हम लोग अकाउंटिंग में ना, हम लोग बचपन से बहुत सारा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक सीखे हैं। तुमने बचपन में लीफो का नाम सुना होगा, सीखा भी होगा, तुमने फीफो का नाम सुना होगा, सीखा भी होगा, तुमने सिंपल एवरेज का नाम सुना होगा, तुमने वेटेड एवरेज का नाम सुना होगा। बट हमारा जो अकाउंटिंग होता है ना वो AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि आइदर हम लोग फीफो अडॉप्ट करेंगे या फिर वेटेड एवरेज अडॉप्ट करेंगे। मतलब ये लीफो और सिंपल एवरेज ये सब किताबी ज्ञान है, इसमें सिर्फ किताब तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमारे इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, तो उसमें AS2 में ये समझाया गया है कि या तो हमको फीफो अडॉप्ट करना है या तो हमको वेटेड एवरेज अडॉप्ट करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था 100, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था 100 था, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो गया 70 हो गया। तो हमको दिख रहा है 74 हो गया। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर चेंज इन इन्वेंट्री या फिर डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना दिख रहा है 26। लेकिन
हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने कितने का इन्वेंट्री परचेज किया था? देखो 20,000 का इन्वेंट्री परचेज किया था एंड एज पर फीफो मेथड वो 20,000 का इन्वेंट्री इस 74 का पार्ट है, क्योंकि फीफो मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या खत्म होता है? ओपनिंग स्टॉक। और जो ड्यूरिंग द ईयर हमने इन्वेंट्री परचेज किया वो डेफिनेटली रह गया होगा, क्योंकि तुम देखो अल्टीमेटली डिक्रीज कितना हुआ है? 36 का डिक्रीज हुआ है, 26 का डिक्रीज हुआ है, 26 का डिक्रीज हुआ है, तो वो 26 का डिक्रीज किस में से हुआ है? 100 में से ही हुआ है। और जो ड्यूरिंग द ईयर हमने इन्वेंट्री परचेज किया था वो डेफिनेटली 74 का पार्ट है। मतलब 74,000 में एक इन्वेंट्री है 20,000 का, 74,000 है ये, उसमें 20,000 का एक इन्वेंट्री ऐसा है या 20 का इन्वेंट्री ऐसा है जो कि नॉन कैश आइटम है, जिसके बदले कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ था। तो बाद बाकी 54 का इन्वेंट्री वो आइटम है जो डेफिनेटली कैश के बदले परचेज किया गया होगा, वो कैश आइटम है। इसका मतलब हमको जो डिफरेंस हम लोग चेक कर रहे हैं ना 100 और 74 का, हमको डिफरेंस चेक करना चाहिए 100 और 54 का। क्लियर? 100 और 54 का। इस नॉन कैश आइटम को कंसिडर नहीं करना चाहिए। सोचो अगर वो इन्वेंट्री परचेज ही नहीं होता, कि नॉन कैश आइटम 20,000 का इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग स्टॉक 74 होता कि 54 होता? 54 होता है कि नहीं? अगर वो इन्वेंट्री परचेज नहीं करते तो क्लोजिंग स्टॉक 54 होता। तो 100 और 54 में हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था? 100। ड्यूरिंग द ईयर कितने का इन्वेंट्री परचेज किया? 20, बट उसके बदले कैश इशू हुआ नहीं, कैश में पेमेंट हुआ नहीं। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? 74। तो इसके हम लोग क्या करेंगे ना, एक वर्किंग नोट 4 बना लेंगे। ठीक है, जिससे हमको पता चल जाए कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने का इन्वेंट्री परचेज किया या फिर सेल किया है। या फिर इसको यहीं पे दिखा देते हैं, समझ गए ना? तो फिर यहीं दिखा देते हैं। ज्यादा वर्किंग नोट बनाने से भी स्टूडेंट लोग को डाउट आने लगता है, टॉपिक छोड़ने का मन करने लगता है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें 100 से 74 हुआ कि 100 से 54 हुआ? 100 से 54, तो डिक्रीज हो रहा है तो ऐड कर देंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड हो जाएगा, तो लिख दो ऐड। डिक्रीज इन इन्वेंट्री यहीं पे ब्रैकेट में दिखा दो, 100 माइनस ब्रैकेट ओपन 74 माइनस 20। ठीक है, तो 74 में से 20 हटा के फिर कंपेयर करो तो कितना आ रहा है? 46। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री के कारण कैश का इनफ्लो होता है, इसलिए ऐड हो रहा है। करंट एसेट डिक्रीज होने पे कैश का इनफ्लो होता है, इसलिए उसको इनर मोस्ट कॉलम में ऐड करेंगे। इनर मोस्ट में भी, हाँ ओ हाँ 1000 लिखना ना, हाँ ऐसा वाला नहीं लिखना है, इनटू 1000। अच्छा, उसके बाद देखो डेटर्स, डेटर्स कितना से कितना हो गया? 80,000 से 64,200 हो गया, तो डेटर्स भी डिक्रीज हो गया, कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो लिख देंगे ऐड डिक्रीज इन डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर दो चीज आता है, डेटर्स भी आता है और बिल्स रिसीवेबल भी आता है, इसलिए डिक्रीज इन डेटर्स देखो कितना से कितना हो गया? 80,000 माइनस 64,200, 15,800, 15,800। डिक्रीज इन डेटर्स हम लोग डिफरेंस अमाउंट ले लिए 15,800। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिफरेंस तो हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसको हम लोग करंट एसेट नहीं मानते इस चैप्टर में। और करंट लाइबिलिटी में देखो, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स दिख रहा है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और क्रेडिटर्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, और प्रोविजन फॉर टैक्स को तो कंसीडर ही नहीं करते करंट लाइबिलिटी। तो पहले ये दो ऐड का, दो आइटम को पहले ऐड कर लो, 46 प्लस 15 दैट इज 61,800, तो 90,100 और 61,800 कितना आ रहा है? 1,51,900, 1,51,900। ठीक है,
अब उससे लेस कर देंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स कितना से डिक्रीज हो गया, 14,800 से डिक्रीज हो गया। तो 900 में 800 गया तो 100 रुपया यहाँ बचेगा, और 1,51,000 माइनस 14 दैट इज 1,41,000, 1,37,000, 1,37,100, 1,37,100। देखो क्रेडिटर्स एकमात्र आइटम था इसलिए इसको सीधा सेकंड कॉलम में निकाल दिए। यहाँ दो ठो ऐड का आइटम था इसलिए इनर कॉलम यूज किए। ठीक है, अब ये जो 1,37,100 आया, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के बाद हम लोग चेक करते हैं इंक्रीज हुआ है करंट एसेट की डिक्रीज हुआ है, एंड करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। याद रखना करंट एसेट डिक्रीज होने पे ऐड, इंक्रीज होगा तो लेस। लायबिलिटीज का उल्टा रूल है, डिक्रीज होगा तो ऐड और इंक्रीज होगा तो सॉरी डिक्रीज होगा तो लेस और इंक्रीज होगा तो ऐड। कैश का इनफ्लो होता है इंक्रीज होने पे। तो इसके सामने लिख देंगे कैश generated from operations, कैश generated from operations, इसी से हम लोग लेस कर देते हैं टैक्स पेड। अब ध्यान से देखो टैक्स पेड कितना दिया है क्वेश्चन में, टैक्स पेड दिया है 28,000। तो 1,37,100 में से 28,000 को माइनस कर दो, 1,09,100, और ये चला जाएगा फाइनल कॉलम में, आउटर मोस्ट कॉलम में। और ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इसके सामने लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर यही नेगेटिव आता तो क्या लिखते हैं, नेट कैश फ्लो की जगह यूज्ड और फ्रॉम की जगह इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हम लोग का 3 पार्ट में से एक पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, हेडिंग दे देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो उसी के नीचे हेडिंग दे दो कैश फ्लो। अच्छा एग्जाम में किसी का मन करेगा हम ऑपरेटिंग बाद फाइनेंसिंग बना ले, ऐसा कर सकता है? ऐसा अपना मन नहीं चलाना है तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, पूरा जीरो, क्योंकि ये फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है एज पर AS3, इसलिए ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग ही बनाना है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखो एक तो हम लोगों ने सिंपल सा बात सीखा था कि इन्वेस्टिंग का सम्स करते समय हम लोग अपना आंख को कहाँ रखेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट का एसेट साइड में, और नॉन करंट एसेट देखना है, करंट एसेट नहीं देखना है। तो सिर्फ तुम नॉन करंट एसेट पे ध्यान दो और सब भूल जाओ, सिर्फ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में तुमको टैंजिबल एसेट दिख रहा है, और उसका नोट नंबर 2 में तुमको लैंड बिल्डिंग दिख रहा है और प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है। एक बार ध्यान से देखो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 2 लाख। एडजस्टमेंट नंबर डी में आ जाओ, देखो डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग कितना हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, 10,000। तो अगर 2 लाख में 10,000 डेप्रीशिएट हो जाएगा तो क्लोजिंग बैलेंस कितना, 1,90,000, और वही क्लोजिंग बैलेंस है। इसको तो हम समझ गए कि हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर बना के कोई मिलने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो ये हम लोग पहले ऐसे करके एनालाइज कर लेंगे, ठीक है, इससे हमारा फालतू का लेजर ना बनाना पड़े। तो तुम देखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख था, ड्यूरिंग द ईयर 10,000 का डेप्रिसिएशन हुआ और क्लोजिंग बैलेंस 1,90,000 हो गया। तो अल्टीमेटली उसको बना के कोई फायदा नहीं है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर ना ही कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज हुआ है और ना ही कोई लैंड एंड बिल्डिंग सेल हुआ है।
अब वैसे ही तुम देखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1,50,000, और ड्यूरिंग द ईयर एक प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज किया था जिसके बदले शेयर्स इशू किया था 25,000, एक परचेज किया था जिसके बदले कैश में पेमेंट किया था वो भी 25,000, और डेप्रिसिएशन कितना हुआ था प्लांट मशीनरी पे, 14,000। ठीक है, तो कुछ हिडन पर फिगर तो आएगा, बिकॉज देखो इन सबको कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ फिगर आ रहा है, इसलिए हम लोग सीधे चले जाएंगे वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 4 में। तो वर्किंग नोट 3 के बाद आ जाओ वर्किंग नोट 4 में। वर्किंग नोट हमेशा सम्स के बाद होना चाहिए, इसलिए डेट पेज का जगह छोड़ के जो वर्किंग नोट 3 बनाए थे उसके बाद वर्किंग नोट 4। तो सबसे पहले लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना और क्लोजिंग बैलेंस कितना ये चेक कर लो। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट। 2021 अप्रैल का 1 तारीख एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 1,50,000, टू बैलेंस बीडी 1,50,000, एंड सिमिलरली लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस 2022 मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 1,69,000, 1,69,000। तो टू बैलेंस बीडी 1,50,000 लिख दिए और बाई बैलेंस सीडी 1,69,000 लिख दिए। अब एडजस्टमेंट नंबर बी में आओ, और एडजस्टमेंट नंबर बी के रिगार्डिंग हम लोगों ने वर्किंग नोट 3 भी बनाया था, जर्नल एंट्री पास किया था। देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो उसका पोस्टिंग कर देंगे 2022 मार्च 31 टू शेयर कैपिटल कितना, 25,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एडजस्टमेंट नंबर सी में आओ, फर्दर मशीन और मशीन परचेज किए थे, तो जिसका डेट नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्लोजिंग डेट मान लेते हैं मार्च 31 टू बैंक। ठीक है, ये भी कितना, ये भी सेम अमाउंट 25,000। तो अब बैलेंसिंग कर दो, और डेप्रिसिएशन भी बाकी है, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ था क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन देखो ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन हुआ था, 14,000। तो डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी का लेजर में लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन 14,000। मशीनरी के रिगार्डिंग सारा आइटम हम लोग ने पुट कर दिया लेजर में, अब इसको बैलेंसिंग कर देंगे। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 2 लाख, और क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 17,000। तो ये 17,000 को क्या ट्रीट करेंगे, इसको हम लोग ट्रीट कर लेंगे सेल ऑफ मशीनरी, इसको हम लोग ट्रीट कर लेंगे सेल ऑफ मशीनरी। और उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, सोचो, मशीन सेल करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और मशीनरी एसेट चला जाएगा मशीनरी क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी का लेजर में लिख देंगे बाय बैंक, नीचे डैश दे के सेल प्रोसीड्स, बैलेंसिंग फिगर 17,000। अब देखो इसमें से क्या क्या काम का चीज है,
तो एक हमने मशीन परचेज किया था 25,000 का, जिसके बदले कैश का आउटफ्लो हुआ था, ये कैश फ्लो में दिखाएंगे। और एक हमने मशीन सेल किया था जिसके कारण कैश का इनफ्लो हुआ था, इसको हम लोग कैश फ्लो में दिखाएंगे। और जो मशीन हमने परचेज किया था और बदले में शेयर इशू किया था, उसको कैश फ्लो में नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसके कारण कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हुआ है। तो ये दो आइटम को हम लोग मेन सम में पुट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या गुडविल आएगा? क्या गुडविल के बदले हमने कैश में पेमेंट किया था? लेकिन अगर गुडविल के बदले कैश में पेमेंट की तो वो भी आ जाता, परचेज ऑफ गुडविल बोल के। तो बस मशीनरी अकाउंट का हम लोग ने लेजर बना लिया, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट का लेजर को कंप्लीट कर लिए। यहां से हम लोग को दो इंफॉर्मेशन मिला, एक परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, और एक मिल गया सेल ऑफ मशीनरी। तो पहले लिख दो परचेज ऑफ मशीनरी, तो परचेज ऑफ जो मशीनरी था, एडिशनल जो मशीनरी परचेज किया था 25,000 नेगेटिव, वो ऑलरेडी दिया हुआ था। और नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मशीन परचेज करने के कारण कैश का आउटफ्लो होता है, ठीक है। मशीन परचेज करने कैश का आउटफ्लो होता है। और दूसरी तरफ देखो, वर्किंग नोट बना के हमको ये पता चल गया कि सेल ऑफ मशीनरी कितना, तो उसके कारण कैश का इनफ्लो होता है। तो सेल ऑफ मशीनरी 17,000 पॉजिटिव कैश का इनफ्लो होता है। तो कितना आ रहा है? 8,000 नेगेटिव। और ये जो 8,000 नेगेटिव में आया, इसी को हम लोग आउटर मोस्ट कॉलम में निकाल दिए। इन्वेस्टिंग हो गया खत्म, क्योंकि इन्वेस्टिंग करते समय हमको याद रखना है कि मेरा जो आंख है वो सिर्फ नॉन करंट एसेट पे होना चाहिए। तो बस इसके सामने लिख दो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सिर्फ नॉन करंट एसेट पे आंख क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट में ही होता है, ठीक है। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये हम लोग का सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इसी के नीचे हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग के बाद लिख देंगे फाइनेंसिंग। अब ध्यान दो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग मतलब पैसा का फाइनेंशियल हेल्प लेना। तो कंपनी शेयर इशू करके पैसा रेस कर सकता है। देखो तो क्या कंपनी ने शेयर इशू किया था? 50,000 का शेयर इशू किया था, जिसमें हम अभी बोल रहा है। तो 50,000 का शेयर इशू करने के कारण कंपनी का शेयर कैपिटल भी कितना से बढ़ गया होगा? 50,000 से। बट क्या उस 50,000 के बदले कैश आया था? नहीं। एसेट तो आया था, बट वो अदर देन कैश था, वो कैश नहीं था। इसे तुम देखो, शेयर कैपिटल भी देखो, ओपनिंग कितना था? 2 लाख, और क्लोजिंग कितना हो गया? 2,50,000। पर ये जो चेंज आया है, क्या इसके बदले कोई कैश आया था? नहीं आया था। तो क्या ये जो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल या प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स बोल के 50,000 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बदले कैश आया नहीं था। रिजर्व एंड सरप्लस का हम लोग ने जनरल रिजर्व का भी ट्रीटमेंट कर लिया था, पीएल बैलेंस का भी ट्रीटमेंट कर लिया था। तो शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन। बैंक लोन देखो, साल की शुरुआत में कितना था? 70,000। एट द एंड ऑफ द ईयर डैश हो गया, मतलब वो पेमेंट हो गया, खत्म हो गया। तो सीधा लिख देंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने बैंक लोन चुका दिया। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, और उसको लिख देंगे 70,000 नेगेटिव। 70,000 नेगेटिव। क्या इस बैंक लोन के बदले कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ा था? कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट था ही नहीं। और याद रखेंगे, करंट लायबिलिटी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं फाइनेंसिंग में। एडजस्टमेंट में आ जाओ, एडजस्टमेंट नंबर 1, डिविडेंड पेड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितना दिया हुआ है? 23,000। तो कंपनी ने डिविडेंड पे किया होगा शेयर्स के ऊपर, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे किया है
फाइनेंसिंग इन नेचर, और कुछ आएगा नहीं, बस खत्म फाइनेंसिंग। 70 और 1000 और 23,000 को ऐड करके आ रहा है 93,000 नेगेटिव। हाँ, तो ये लिख देंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम लोग क्या करेंगे, आउटर मोस्ट कॉलम में हम लोग को 3 अमाउंट दिख रहा है, एक ऑपरेटिंग का अमाउंट 1,09,100, एक इन्वेस्टिंग का 8,000 नेगेटिव, और एक फाइनेंसिंग का 93,000 नेगेटिव। तो इन सब को एडजस्ट करके, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव को माइनस करके देखो कितना आ रहा है। 8,100 आ रहा है। तो 8,100 हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, ये कैसे पता करें? देखो ध्यान से देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 3 देखो। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैश इन हैंड कितना था? 50,000। 0.5 इंटू, सॉरी 500 रुपया, सॉरी 500 रुपया, थाउजेंड्स में था ना, 500 रुपया। एट द एंड ऑफ द ईयर कैश कितना हो गया? 0.6, मतलब 600 रुपया। मतलब ड्यूरिंग द ईयर कैश कितना से इंक्रीज हुआ? कैश इन हैंड 100 रुपया। और बैंक बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था ही नहीं, और अब पॉजिटिव कितना हो गया? 8,000। तो कुल मिला के क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल कितना देखो? 8,600। और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल कितना? 0.5, मतलब 500। तो कितना से इंक्रीज हो गया ड्यूरिंग द ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 8,100। और वही हमारा आंसर आना चाहिए था, वही आ गया, पॉजिटिव 8,100। इस तरह से हम लोग वेरीफाई करेंगे आंसर, ठीक है? इस तरह से हम लोग आंसर को वेरीफाई कर देंगे। अब ये आंसर पॉजिटिव आया है, इसलिए इसके सामने लिखो नेट इंक्रीज, और अगर नेगेटिव आता तो लिख देते डिक्रीज। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अगर ये फिगर पॉजिटिव आता है तो लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेगेटिव आता तो लिखते हैं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अगर नील आता, जीरो आता, तो भी लिखते हैं नेट इंक्रीज, ठीक है? जीरो मतलब नेट इंक्रीज। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,100, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो नोट नंबर 3 में देखो, नोट्स टू अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना था? 0.5, मतलब 500। तो ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हम लोग का आंसर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। विद दिस ये सम्स कंप्लीट हो गया।